दोस्तों मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा कि इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर, सिंगुलर, सिमेट्रिक, नॉट डिफाइंड। तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिंगुलर होगा, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन जब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन काफ़ी गलत है। आइए दिखाता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या किया है, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, तो यहाँ से हमें पता है डिटर्मिनेंट ए कोई नंबर है और वो n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसका गुणा है। यहाँ पे देखिए उसका गुणा है, तो ये नंबर डिटर्मिनेंट लेने पर पावर n के साथ बाहर आएगा। तो यहाँ पावर n के साथ बाहर आ गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो एक है, तो इससे हमें मिल गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट a रेज टू n। अब यहाँ से ये डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाएगा, मतलब a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a रेज टू n। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई डिटर्मिनेंट a से डिवाइड कर दो। लेकिन यहाँ पर जब ये कह रहे हैं तो इनको लिखना चाहिए कि डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो होगा, देन वी कैन डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट a बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। करेक्ट, मतलब यदि a इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तब आप डिवाइड कर सकते थे डिटर्मिनेंट a से। तो जब डिटर्मिनेंट a से डिवाइड करते तो आपको एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट मिल जाता, डिटर्मिनेंट a रेज टू n माइनस वन। तो यहाँ पर इन्होंने जो लॉजिक लगाया है वो लॉजिक गलत है। ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट a जीरो है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट a जीरो रख दो, तो ये राइट साइड में हो जाएगा जीरो की पावर n माइनस वन। तो वहाँ से एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट जीरो मिल जाएगा, और चूंकि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट जीरो मिल रहा है इसलिए एडजॉइंट ऑफ a सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये लॉजिक गलत है, क्योंकि ये तो तभी ट्रू है जब डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो है। मतलब एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a रेज टू n माइनस वन। ये हम तभी लिख सकते हैं जब मैट्रिक्स a इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो यहाँ पे ये लॉजिक गलत है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइए इस पर विचार करते हैं। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करके कर सकते हैं। तो जब हमें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पता होगी, मतलब किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है वो हमें पता हो, तो हम इसका उत्तर दे पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फिलहाल के लिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमने एग्जाम्पल के लिए ली है, और इसकी पहली रो में नंबर्स ले लिया हमने 1 1 1, दूसरी रो में भी 1 1 1, और तीसरी रो में 1 2 3 ले लिया। अब चूंकि पता है कि यहाँ पर पहली और दूसरी रो आइडेंटिकल है, तो अगर इसको मैं मैट्रिक्स ए से लिखूं तो ए का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर यदि मैट्रिक्स की रो 1 को मैं एक वेक्टर की तरह देखूं, मान लेते हैं इसे वेक्टर मैं लिखता हूँ v1, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैप 1 इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप। 3 डायमेंशन में ऐसे ही वेक्टर आपने पढ़ा है, आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में। तथा दूसरी रो को मैं दूसरा वेक्टर लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर v2 इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और मैं तीसरी रो को तीसरा वेक्टर लेता हूँ, तो मैं तीसरे वेक्टर को v3 से लिखता हूँ, v3 वेक्टर इज इक्वल टू। इस तरह से मैट्रिक्स की रोज को आप वेक्टर्स के रूप में देख सकते हैं। अब मैं पूछता हूं कि इनमें से कितने वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इनमें से कितने वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या 3 के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है या इनमें से क्या कोई 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं ये पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट, तो 2 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर आप उनको एक दूसरे के रूप में लिख पाए। जैसे कि अगर मैं एक वेक्टर लूँ a, लेट से मैं उसको लेता हूँ आई कैप प्लस जे कैप, और मैं दूसरा वेक्टर लेता हूँ b, यह है 3i कैप प्लस 3j कैप। तो क्या मैं वेक्टर b को वेक्टर a के रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। वेक्टर b इज इक्वल टू 3 टाइम्स वेक्टर a, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर वेक्टर b और वेक्टर a ये लीनियरली डिपेंडेंट हुए, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट, मतलब b a पे डिपेंडेंट, राइट, क्योंकि मैं वेक्टर b को वेक्टर a के पदों में लिख पा रहा हूं। अब यदि अगर ऐसा मैं नहीं कर पाता तो उस केस में हम कहते हैं कि भाई वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं एक वेक्टर लेता u और इसको मैं लेता i प्लस जे, और दूसरा वेक्टर लेता v, इसको मैं लेता 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप भी लगा लेता। अब क्या मैं वेक्टर u को वेक्टर v के पदों में लिख सकता हूं, वेक्टर v के टर्म्स में लिख सकता हूं? नहीं,
क्या मैं वेक्टर v को वेक्टर u के टर्म्स में लिख सकता हूं? नहीं। तो मतलब यहां पर वेक्टर u एंड वेक्टर v दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये लेमैन्स टर्म में हम ऐसे समझ सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन को। अब आओ यहां पर देखते हैं वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3 को। तो वेक्टर v1 और वेक्टर v2 को देख के आप कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, दोनों इक्वल वेक्टर्स। तो वेक्टर v1 इज इक्वल टू वेक्टर v2। तो क्या मैं वेक्टर v1 को वेक्टर v2 के टर्म्स में लिख पा रहा हूं? बिल्कुल लिख पा रहा हूं। तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, करेक्ट। अब क्या मैं वेक्टर v3 को वेक्टर v2 या फिर कहें वेक्टर v1 के पदों में लिख सकता हूं, इनके टर्म्स में लिख सकता हूं? तो कैसे लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा, है ना। तो वेक्टर v3 इनसे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो यदि मैं पूछूं कितने वेक्टर्स यहां पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आप कहेंगे 2 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 2 होगी। मतलब किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है कि उनके रो वेक्टर्स या फिर कहें कॉलम वेक्टर, यहां पे मैंने रो वेक्टर्स लिया था, आप कॉलम वेक्टर्स भी ले सकते थे। तो जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स या फिर कहें कॉलम वेक्टर्स होंगे उतनी ही उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। तो यहां पे इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 के इक्वल है। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है आपको समझ में आई होगी। तो अब हम रैंक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स को लिख लेते हैं। सबसे पहला रिजल्ट कि अगर ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है एंड उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ये इंप्लाई करेगा कि उसकी जो रैंक है वो फुल रैंक होगी। मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन मिलेगा। और उल्टा भी ट्रू है, मतलब रैंक ऑफ ए अगर उसकी फुल रैंक है, मतलब जितना ऑर्डर है उतनी ही रैंक है, तो ये कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूं ऐसे 1 0 0 1 1 0 1 1 1, ये एक मैट्रिक्स ले ली। अब इसकी रैंक फुल रैंक है। कैसे? ये जो रो वेक्टर है, पहला रो अगर इसे एक वेक्टर के रूप में देखें और दूसरे रो को एक वेक्टर के रूप में देखें तो ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इनफैक्ट अगर हम तीसरे वेक्टर को भी देखें 1 1 1, तो ये तीनों ही आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मतलब इन तीनों में किसी भी वेक्टर को आप बचे 2 वेक्टर्स के पदों में नहीं लिख सकते हैं। जैसा मैंने v1 वेक्टर अगर लिया होता 1 i कैप प्लस 0 0 है तो i कैप ही बचेगा, ये 1 को हटा देते हैं। v2 वेक्टर हम लिख सकते थे 1 इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप 0 इंटू के कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप। और v3 वेक्टर हम लिख सकते थे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, करेक्ट। अब क्या आप v3 वेक्टर को वेक्टर v1 और v2 की सहायता से क्या व्यक्त कर सकते हैं? क्या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर v3 को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर v2 एंड वेक्टर v1? मतलब v3 वेक्टर को क्या आप लिख सकते हैं इस प्रकार से? मतलब क्या आपको 2 ऐसे रियल नंबर्स k1 k2 मिलेंगे कि v3 वेक्टर को आप k1 इंटू वेक्टर v1 प्लस k2 इंटू वेक्टर v2 टाइप से लिख पाए? इसका मतलब हुआ क्या वेक्टर v3 को आप वेक्टर v1 और वेक्टर v2 के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं कर सकते ऐसा। दिस वी कैन नॉट डू, क्योंकि वेक्टर v3 में एक कंपोनेंट k कैप का है और वेक्टर v1 और वेक्टर v2 में तो k कैप है नहीं कहीं। तो k कैप हम कैसे लेके आएंगे? इन दोनों की सहायता से, वेक्टर v1 और v2 की सहायता से। तो इसलिए वेक्टर v3 को हम वेक्टर v1 और वेक्टर v2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिमिलरली हम वेक्टर v1 को वेक्टर v2 और वेक्टर v3 के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और वेक्टर v2 को भी वेक्टर v1 और वेक्टर v3 के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये तीनों ही वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताई है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की, तो ये डेफिनेशन एक लेमैन टर्म्स में मैंने बताई है ताकि एक आम आदमी को समझ आ सके। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी जो प्रिसाइज डेफिनेशन है, जो सटीक परिभाषा है, इसको हम भविष्य के वीडियोस में देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि मैट्रिक्स की रैंक की मदद से कैसे हम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी तीनों रोज, रो 1, रो 2, रो 3, ये तीनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसलिए इसकी जो रैंक होगी वो 3 होगी। मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3। और इसका जब आप डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो ये नॉन जीरो है। मतलब मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स थी और इसकी रैंक भी हमें 3 मिली है, तो यहां हमें डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो मिल रहा है। तो यहां से ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर मैट्रिक्स की रैंक फुल है, मतलब उसकी रैंक मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर है। जैसे ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और उसकी रैंक एन है,
तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा। या फिर मैट्रिक्स ए जो कि n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट यदि नॉन जीरो है तो हम कह सकते हैं कि रैंक भी n होगी, उस मैट्रिक्स की रैंक n होगी। मतलब यहां पर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ना देख करके अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते और कहते भाई ये नॉन जीरो है, तो आप यहां कह सकते थे कि भाई इसकी रैंक जो है वो 3 है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, अगर ए n क्रॉस n मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला और जीरो आ गया, मतलब मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल है, तो ये इंप्लाई करेगा कि जो रैंक ऑफ ए है वो या तो n-1 के बराबर है या फिर उससे कम है, मतलब लेस देन और इक्वल टू n-1 है। तो एग्जांपल के लिए अगर एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और उसका आपने डिटर्मिनेंट निकाला और वो जीरो आ गया, तो ये इंप्लाई करेगा कि रैंक ऑफ ए या तो 2 है या फिर 1 है या फिर 0 है। करेक्ट? इसकी रैंक 3 नहीं होगी, क्योंकि अगर रैंक 3 हो गई, रैंक ऑफ ए 3 हो गया, तो ये इंप्लाई करेगा कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है। जबकि यहां पर गिवन है डिटर्मिनेंट ए 0 है, तो रैंक 3 नहीं हो सकती, तो 3 से कम ही होगी, तो या तो 2 होगी या फिर 1 या फिर 0। तीसरा पॉइंट, नल मैट्रिक्स की जब हम रैंक निकालते हैं तो वो 0 आती है, यह है नल मैट्रिक्स। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज भी करेंगे, कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो m क्रॉस p ऑर्डर की है और दूसरी मैट्रिक्स b है जो p क्रॉस n ऑर्डर की है, तो चूंकि ये दोनों नंबर सेम है इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से रैंक ऑफ ए बी जो होगा, रैंक ऑफ ए बी, ये एक इनइक्वालिटी मिलेगी हमें। और इनइक्वालिटी क्या होगी, इधर रैंक ऑफ ए बी ये लेस देन और इक्वल टू होगा मिनिमम रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, और इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस पी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू होगा जो भी इन दोनों में मिनिमम हो, मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी में जो भी मिनिमम है उससे लेस देन और इक्वल होगा रैंक ऑफ ए बी, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस पी, ये वाला पी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम यदि अपने क्वेश्चन पे वापस आए तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इफ ए इज सिंगुलर देन डज इट इंप्लाई दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिंगुलर, ये क्वेश्चन था। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां पे देखिए ए सिंगुलर है, ये गिवन है हमें, तो ए सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए 0 है, राइट? ये गिवन है हमें। तो अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तो हमें पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो हमने पढ़ा ही था, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है, और डिटर्मिनेंट ए चूंकि 0 है तो ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स के इक्वल, जिसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक क्या होगा, तो रैंक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये तो नल मैट्रिक्स के बराबर है ना, और नल मैट्रिक्स की रैंक तो 0 होती है, तो ये 0 के बराबर होगी। अब अगर मैं पूछूं मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे n क्रॉस n ऑर्डर की है, और मैं पूछूं कि एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे ये भी n क्रॉस n ऑर्डर की है। तो यहां से यदि हम इस इनइक्वालिटी को देखें और इस इनइक्वालिटी को केवल इस पार्ट को देखें, तो हम क्या कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस एन, यहां पे p की जगह पे n है तो माइनस n। अब सिंस a सिंगुलर मैट्रिक्स है तो a सिंगुलर है तो इसका रैंक n से तो कम ही होगा, तो यहां पे देखिए इसका जो रैंक होगा रैंक ऑफ a ये n-1 के बराबर या फिर उससे कम होगा। तो यहां पे रैंक ऑफ a की जगह पे मैं n-1 रख दूं तो भी हमें यही इनइक्वालिटी मिलेगी। तो यहां से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का जो रैंक है वो तो 0 है, ये तो 0 है, तो यहां से हमें क्या मिला, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ a माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। सो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या मिल गया, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब या तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ a ये 0 होगा या फिर 1 होगा। अब इन दोनों ही केसेस में चाहे रैंक इसका 0 हो तब भी इसका डिटर्मिनेंट हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि फुल रैंक तो है नहीं। फुल रैंक होती अगर n रैंक आ जाती तब हम कहते हैं डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो जब भी रैंक
n से कम होगी, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, चूंकि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है। अब इसकी रैंक अगर n से कम है तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 ही मिलेगा। तो अब हम कह पा रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिंगुलर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है।